हाय फ्रेंड्स, स्टोरी टाइम। और जैसे कि हमारी सारी कहानियाँ शुरू होती हैं, ये कहानी भी ऐसे ही शुरू होगी। वंस अपॉन ए टाइम। तो वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए लैंडलॉर्ड, ज़मींदार। और जैसा कि पहले ज़माने के ज़मींदार होते थे, अक्सर वो लोग खेती ही किया करते थे। उनके सारे पैसे उनकी ज़मीनों से ही आते थे। धन दौलत, रुपया पैसा, सब कुछ उनकी ज़मीनें ही पैदा करके उन्हें देती थी। ये साहब भी बहुत बड़े ज़मींदार थे और धन्ना सेठ थे। तो जब इनकी उम्र 60 के आसपास होने लगी, तो जैसा कि उन दिनों प्रथा थी, हर अमीर आदमी कहाँ चला जाता था? तीर्थ यात्रा पे चला जाता था। और इन्होंने भी डिसाइड किया कि हम भी साथ तीर्थ यात्रा पे जाएंगे। तो सब धूमधाम से तैयारी हुई, सारा गांव वाँव इकट्ठा हो गया और रथ जो था इनका सज गया। और पत्नी के साथ ये बैठ गए उसमें। और जैसे ही बैठे, इन्होंने कहा, अरे एक बात याद आ गई, बेटों को बुलाओ, बेटों को बुलाओ। तो बेटे तो खड़े थे, आस पास में खड़े थे, अपनी बहुओं, अपनी पत्नियों के साथ में, इनकी बहुओं के साथ। तो उनको एक एक पोटली दी। उन्होंने कहा, देखो ऐसा है, तीर्थ यात्रा से वापस आऊं या ना आऊं। और ये वाकई में, ये सच बता रहा हूं आपको, कि एक टाइम ऐसा होता था कि आप अगर तीर्थ यात्रा पे गए तो आपका जिंदा वापस आना कोई गारंटीड नहीं होता था। क्योंकि उन दिनों तीर्थ यात्रा करना बहुत टफ माना जाता था और होता भी था। तो उन्होंने पोटली दी चारों बेटों को और कहा कि देखो, अगर मैं आ गया तो ये समझ लो, ये मेरा आशीर्वाद है, और तब तक इसे संभाल के रखो अपने पास। आ जाऊंगा तो वापस कर देना। तो जैसे ही इनका रथ आगे बढ़ा, तो सबसे बड़े वाले लड़के ने पोटली खोल के देखी, तो उसे उसमें क्या दिखा? उसमें थे धान। अब तो उसका पारा सातवें आसमान पे। बाबूजी जाते जाते भी मजाक कर गए, इनकी आदत ही ऐसी है, बड़े कंजूस हैं। अरे कुछ सोना चांदी दे जाते, अपनी पत्नी के लिए कुछ आभूषण बनाता, कुछ दे के क्या गए? धान। उसने वहीं कचरे में, कूड़े में धान फेंक दिए। अब उससे छोटा बेटा, नंबर 2 का बेटा, वो भी गया अपनी पत्नी के साथ अपने रूम में, अपने तरफ गया, और उसने भी खोला। और दोनों के दोनों ही कोसने लगे जमींदार साहब को। क्या कोसने लगे? अरे दे के गए भी तो क्या गए, जरा से धान। लेकिन उसने गनीमत ये की कि जो कोठरी थी धान की, जहां पे बहुत सारे धान लगे, स्टोर करके रखे हुए थे, बोरे लगे हुए थे, वहां पे जाके उसने वो धान भी फेंक दिए। उसने कहा, जब आएंगे तो इसी में से निकाल के इससे थोड़े ज़्यादा ही दे दूंगा इनको। लेकिन क्या बाबूजी हैं हमारे, देखो तो जाते हुए देखे गए तो क्या देखे गए। अब तीसरे नंबर का बेटा, तीसरे नंबर के बेटे ने क्या किया? गया अपनी पत्नी के साथ और देखा। उसने कहा, अरे बाबूजी ने तो जो दिया है वो तो उनका प्रसाद है। घर में उसके मंदिर था, उसने वो पोटली मंदिर में रख दी। जब आएंगे तो बिल्कुल श्रद्धा के फूलों की तरह ये उनको वापस कर दूंगा। अब आया सबसे छोटा बेटा। वो भी अपनी पत्नी के साथ अपने कक्ष की ओर, अपने महल की ओर बढ़ा। उसने देखा बाबूजी ने क्या दिए? धान। और पति और पत्नी दोनों ने सोचा कि बाबूजी ने तो ऐसे नहीं दिए होंगे, कोई तो वजह रही होगी कि धान दिए। सोना चांदी क्या कम था इनके पास? दे सकते थे, कुछ भी और दे सकते थे, चांदी के सिक्के दे सकते थे, इनके घर में इतनी मूर्तियां वगैरह रखी हैं, सब कुछ भी दे सकते थे। कोई तो वजह है बाबूजी ने ये दिया है। तो सोचा सोचा, फिर वो अपने खेतों की तरफ गया और एक खाली खेत पड़ा हुआ था, उसमें उसने वो धान बो दिए। ठीक, कुछ साल हो गए। ईश्वर की ऐसी इच्छा कि जमींदार साहब जिंदा अपनी पत्नी के साथ वापस आ गए। वापस आ गए, रथ रुका दरवाजे पे। रथ रुकते ही सारे लोग आ गए, गांव के लोग आ गए और सब जय जयकार होने लगी। उन दिनों जो तीर्थ यात्रा से सही सलामत वापस आता था, वो भगवान का ही रूप माना जाता था उसे। ओके, तो सारा गांव मोहल्ला सब इकट्ठा हो गया। चारों बेटे भी आ गए, बहुएं भी आ गईं, और आते ही गाड़ी में बैठे हैं अभी वो अपने कोच में, और कह रहे हैं, भाई मैंने जो तुम लोगों को पोटली दी थी वो निकालो। तो सबसे बड़े बेटे से पूछा, तो बड़े बेटे का तो वही एटीट्यूड, क्या बाबूजी, आप तो ऐसा लग रहा है कोई बहुत बड़ा सोना चांदी दे गए,
वो तो धान थे, मैंने ऐसे डाल दिए, चिड़िया विड़िया खा गई होंगी। पिताजी ने कहा कोई बात नहीं, उसके छोटे वाले को बुलाया, उसने कहा बेटे तुम्हें भी कुछ देख। उसने कहा रुको 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 बाबूजी रुको। वो भागा धान की कोठरी की तरफ और भर लाया एक टोकरे में। उसने कहा भाऊजी आपने जो धान दिए थे उससे ज्यादा ही ले लो, कहो तो कपड़े उपड़े में बांध के वापस कर दूं। उसने कहा कोई बात नहीं। तीसरे को बुलाया, तीसरा पैर वैर छुए उसने। तीसरे बेटे ने कहा बाबूजी रुकिए, अभी मंदिर में गया, वहां पोटली वैसी रखी हुई थी, 8-10 साल हो गए थे, अब सड़ गई थी, धान भी काले से पड़ गए थे, लेकिन लाया और उनको सौंप दिया। मंदिर में रख दी थी मैंने, आपका तो दिया हुआ सब कुछ आशीर्वाद ही है। अब चौथे नंबर का बच्चा, उसको बुलाया, तो उसने कहा बाबूजी बताइए क्या। उसने ला भाई धान की वो पोटली निकाल, कहाँ है, तू ही नहीं दे रहा है। नहीं ऐसे नहीं मिलेगी, मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो साथ चलना पड़ेगा, बैठा बाबूजी माँ दोनों रथ में, साथ भी बैठ गया, अपनी पत्नी को भी ले लिया साथ में। चारों लोग गए, एक थोड़ा सा टीला सा था, पहाड़ सा, वहां पे ले जाके रथ खड़ा कर दिया और कहा बाबूजी उतरिए। उसने कहा भाई धान दे मेरे, मैंने जो तुझे कुछ दिया था वो दे। उसने कहा बाबूजी जो चारों तरफ देख रहे हो ना, इधर उधर पूरी चारों तरफ जहां जहां आपकी नजर जा रही, ये सब धान आप ही के हैं। तो उसने कहा मतलब, या मतलब ये कि जो आपने धान दिए थे वो मैंने बो दिए। इतनी अच्छी फसल हुई, इतनी अच्छी फसल हुई जो पहले कभी हुई नहीं थी। फिर उसके बाद अगले साल तो मैंने बहुत बड़े खेतों में बो दिए, उससे जो पैसे आए मैंने उससे और जमीन भी खरीद ली, फिर भी पैसे जो थे कम पड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैंने और धान बो दिए, होते 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 10 सालों में बाबूजी ऐसा हो गया कि जमीन कम पड़ रही है मुझे, लेकिन धान है कि उगे जा रहे। और अब हम यहाँ के ही नहीं, इस पूरे आसपास के एरिया के सबसे बड़े जमींदार और धन संपत्ति वाले मालिक बन चुके हैं। इनको जब देखता हूं तो मन में बड़ी शांति होती है बाबूजी। वो आए जमींदार साहब और कहने लगे ये मेरा उत्तराधिकारी है, तुम तीन के तीनों लोग इसके अंडर में काम करना चाहते हो तो कर लेना, लेकिन सक्सेसर मेरा यही है। अब देखिए होता क्या है, इसको प्रैक्टिकल लाइफ में, जैसे कि हमारी सारी स्टोरीज सारी कहानियां होती हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, ये धान को मत समझिए ध्यान, इसको समझिए ज्ञान। हमें ज्ञान बचपन से मिलता है, माँ हमें ज्ञान देती है, थोड़ा बहुत रख लेते हैं, थोड़ा फेंक देते हैं। फिर हम स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते हैं तो हमें हमारे टीचर्स ज्ञान देते हैं। हम में से सबसे ज़्यादा अहंकारी होता है, वो ज्ञान लेते ही मजाक उड़ाता है टीचर का और फेंक देता है। ये चीज़ें कोई याद रखने वाली चीज़ें, इनका कोई लाइफ में महत्व है क्या, इंपॉर्टेंस है जो बता रहे हैं इतनी देर से क्लास में पढ़ा रहे हैं, वो आपका सबसे बड़ा बेटा। फिर आता है दूसरा वाला, वो क्या करता है, वो जैसे कि धान के कोठरी थी उसमें डाल दिया। आप भी अपने ज्ञान को ऐसा ही करते हैं, कुछ स्पेशल ज्ञान मिलता है उसे जनरल समझ के रजिस्टर कर लेते हैं, फाइल बना देते हैं। ओके, वो फाइल बाकी की फाइल्स में गुम हो जाती है। जब आपको उस ज्ञान की जरूरत होती है वो ज्ञान नहीं मिल पाता। क्या वो बेटा सिर्फ वो धान के दाने दे सकता था जो उसके पिता ने दिए थे? नहीं, वो स्पेशल दाने थे, वो खास हाइब्रिड सीड था। आपको भी स्पेशल ज्ञान मिलता है, लेकिन आप उसको जनरल ज्ञान की कोठरी में धक्का दे देते हो। तीसरा बेटा मंदिर में जाके रख दिया, आप भी गुरु जी मेरे सबसे अच्छे, उनका तो जो भी कुछ है वो भगवान का एक वरदान है, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं किया। वो ज्ञान ही किस काम का जिसका इस्तेमाल, जिसका प्रैक्टिकल यूज किया ना गया हो। कितनी चीजें पढ़ते हो, कितने आपको ज्ञान की बातें बताई जाती हैं, स्कूल कॉलेजेस, टीचर्स, प्रिंसिपल, मदर फादर, रिलेटिव्स, लेकिन आप कभी नोटबुक लेके क्या कभी उनको लिखते हो? नहीं, बस भगवान का एक प्रसाद सोच के वो डिग्री हाथ में लेके आ जाते हो। ये डिग्री पिताजी को पकड़ा दी, माताजी को पकड़ा दी। लेकिन एक स्टूडेंट ऐसा होता है जो वो ज्ञान दूसरों में बांटता है। ज्ञान तभी आपका बढ़ेगा जब आप उसे किसी से शेयर करोगे। कहते हैं ना कि अगर आपको सीखना है कुछ तो वो चीज किसी को सिखा दो। अगर आपको डीपली लर्न करने हैं ना फंडामेंटल्स, तो किसी बच्चे को बुलाओ और उसको कहो देखो हम तुम्हें मैथ सिखा रहे हैं, फिजिक्स सिखा रहे हैं, अकाउंटेंसी सिखा रहे हैं, ह्यूमैनिटीज सिखा रहे हैं, इंग्लिश बोलना सिखा रहे हैं। देखिए आपका कैसे पक्का हो जाएगा सेंटेंस या वो चैप्टर या वो कोर्स या वो पूरा का पूरा टॉपिक। ओके, तो आप
सबसे छोटे वाले बच्चे बनिए, कोई इतना सा ज्ञान दे के जाए, उसका प्रैक्टिकल यूज़ करिए, उसको चारों तरफ फैलाइए, बिखेरिए, उस ज्ञान से और कई सारी चीज़ें बोइए और उस फसल को काटिए। थैंक यू वेरी मच।